अब तक उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान जो तस्वीर दिखती थी उसमें कुछ बदलाव किया गया है और इस बदलाव के साथ योगी सरकार की तरफ से सख्त संदेश भी दिया गया है। संदेश ये कि मुहर्रम जुलूस में धारदार हथियारों पर रोक लगा दी गई है, तेज आवाज में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है, उत्तेजक और भड़काऊ गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही ताजिए की ऊंचाई भी तय कर दी गई है और जो रूट निर्धारित है सिर्फ उसी रूट पर जुलूस निकालने की इजाजत होगी। इसकी झलक अब दिखने भी लगी है। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान बेशक पुराना है, लेकिन इस बार भी मुहर्रम पर कुछ ऐसे ही आदेश लागू हो चुके हैं। मुहर्रम जुलूस में अगर भाईजान कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। जिस बात की तस्दीक संभल से आई ये तस्वीर भी दे रही है। आज मेहंदी जुलूस, कल अलम जुलूस और परसों मुहर्रम जुलूस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ पुलिस फोर्स भी अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिस को तैनात किया जा रहा है। गड़बड़ी करने पर सख्त एक्शन का ऑर्डर आ चुका है। साथ ही हुड़दंग करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। ये आदेश यूपी के सभी जिलों में लागू हो चुका है और पुलिस के बड़े बड़े अफसर अब सड़कों पर उतर चुके हैं। 44 हमारे पास जो ऑस्ट्रिया के जो पिस्टल है वो आया हुआ है और साथ ही साथ जो है इसमें हमारे पास कुछ और असलहे जो कुछ लाइन में आए हुए हैं, कॉर्डिजेस आए हुए हैं। पता है पिस्टल अलग विशेष क्या इसी पर्पज से मंगाए गए थे? नहीं, हमारे पास सप्लाई आई हुई है और इसका सदुपयोग जो है हम करेंगे। जो सिर्फ फ्लैग मार्च ही नहीं, जुलूस के दौरान पुलिस फोर्स को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी साफ कह रहे हैं अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। मुहर्रम और कांवड़ को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड में है। पश्चिमी यूपी के सुपर कॉप तैनात किए गए हैं तो दूसरे स्थानों पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी चल रही है। अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर खैर नहीं। और इसके लिए सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च निकल रहा है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरामलपुर, एटा, अलीगढ़, सहारनपुर समेत सभी जिलों में पुलिस अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस फ्लैग मार्च के अलावा सीसीटीवी से भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद हैं। खुद एसएसपी अपनी टीम के साथ संवेदनशील इलाकों की निरीक्षण कर रहे हैं। मैं हूं मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरनगर चूंकि सेंसिटिव इलाका है इसीलिए पुलिस लगातार यहां की सड़कों पे, यहां के भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे निकलकर लोगों को भी समझा रही है, बातचीत कर रही है। पुलिस जवानों के साथ साथ यहां पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी लोगों के छतों की निगरानी की जा रही है ताकि कोई उपद्रवी माहौल बिगाड़ने की साजिश न रच पाए। इसी प्रकार से ड्रोन कैमरा से, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करना, ड्रोन कैमरों से छतों की निगरानी भी की जा रही है। अराजक तत्वों पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए उनका पता भी कर रहे हैं। लखनऊ में भी मुहर्रम और कांवड़ को लेकर पुलिस मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और कंट्रोल रूम से सेंसिटिव इलाकों पर नजर रखी जा रही है। यानी मुहर्रम को लेकर योगी फोर्स रेडी है। अगर किसी ने गड़बड़ी की या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो इलाज पक्का होगा और तगड़ा होगा। मुहर्रम के मौके पर आज श्रीनगर की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लेकिन इस बार मुहर्रम के जुलूस में श्रीनगर की सड़कों पर हिजबुल्लाह के झंडों के साथ साथ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे भी लगाए गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर और डलगेट से गुरु बाजार इलाके तक मुहर्रम का सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जुलूस में शामिल लोगों ने कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए और गाजा में मारे जा रहे लोगों के लिए दुआएं भी की। साथ ही हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन के झंडे भी धार्मिक जुलूस में दिखाई दिए। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा आज दुनिया को भी हर अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। पूरे आयोजन के दौरान शांति और अनुशासन का माहौल बना रहा। सुरक्षा बलों ने पूरे रास्ते पर कड़ी निगरानी रखी और स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। बड़ा सवाल ये कि मुहर्रम के मातमी जुलूस में इस तरह के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों की एंट्री, क्या ये सिर्फ एकजुटता का इजहार है या फिर कुछ और?
एक तरफ मुहर्रम पर जुलूस की गाइडलाइंस तो दूसरी तरफ ताजिए की ऊंचाई कितनी होगी, ताजिया जुलूस किस रूट से निकलेगा, जुलूस में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ पहले से तय कर दिया गया है। बावजूद अगर किसी ने गाइडलाइन तोड़ने की जरूरत की तो उसके खिलाफ पुलिस ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। यहां तक कि इंच टेप से ताजिए की हाइट को कम ज्यादा भी किया जा रहा है, क्योंकि पहले 50 से 55 फीट तक ताजिए की हाइट होती थी, जिसे घटाकर अब 10 से 12 फीट कर दिया गया है। क्योंकि पर्व त्योहार पर मनमानी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ताजिया की वजह से बिजली नहीं कटेगी, तार नहीं हटेंगे और किसी के घर मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर हर तरफ जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर ताजिया जो है वो आपको नजर आ जाएगी। हालांकि इस बार प्रशासन ने ताजिया बनाने को लेकर, ताजिया की हाइट को लेकर कुछ मानक तय कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा ऊंची जो ताजिया होंगी वो नहीं बनाई जाएंगी। योगी सरकार का मैसेज इसलिए भी खास है क्योंकि पहले ताजिया की हाइट 50 से 52 फीट तक होती थी, जिसकी वजह से शहर में बिजली कनेक्शन तक काटने पड़ते थे। लेकिन इस बार ताजिया को इंच टेप से नापा जा रहा है और ताजिया को डाउन किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश योगी सरकार के आदेश के बाद ताजिया की ऊंचाई फिक्स हो चुकी है। ऊंचाई को 10 फीट तक सीमित किया गया है। साथ ही पुलिस की निगरानी में ही जुलूस की इजाजत है और हाइट ज्यादा होने पर एक्शन की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि इस आदेश पर कुछ लोग सहमत हैं, तो कुछ अब भी नाराजगी जता रहे हैं। ये नहीं हो सकता मैम, छोटी कैसे हो जाएगी, मन्नत है हमारी लोगों की। अब आप एक सवाल हमको ये बताइए, अब आप लोग में जो पूजा होती है, मूर्तियाँ निकलती बड़ी बड़ी, दुर्गा पूजा होती है, उसमें भी कितना नुकसान होता होगा, तार टूटता होगा। दुर्गा पूजा में क्या नुकसान होता है भाई? खैर, आदेश आ चुका है और जुलूस निकालने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस बार मुहर्रम में हंगामा, उपद्रव, हथियारों की प्रदर्शनी और तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। मुहर्रम पर उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत नेपाल से सटे फारबिसगंज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जिन रास्तों से ताजिया जुलूस निकलेगा उसे सीसीटीवी से लैस किया गया है। बॉर्डर पर शहर, नेपाल से सटी सीमाएं और मुहर्रम का मौका, लेकिन इस बार फारबिसगंज कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। देखिए, जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे कोई भी खलल नहीं पड़े। हर मोड़, हर नुक्कड़, हर भीड़भाड़ वाली जगह अब कानून की निगरानी में है और ताजिया जुलूस के रूट पर कैमरे फिट हैं। इस बार 198 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 60 नई जगहों पर हाई क्वालिटी कैमरे को लगाया गया है, जिसका कंट्रोल रूम फारबिसगंज नगर परिषद और जिला मुख्यालय दोनों जगहों पर बनाया गया है। ये सोलर सिस्टम से संचालित है, इसमें बिजली की खपत नहीं होती है, सौर ऊर्जा से ये संचालित होती है और कभी भी ये 24 आवर ये चलते रहती है। देखिए कैसे कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही, जिससे अब हर संदिग्ध हरकत कैमरे की नजर में है और कार्रवाई चुटकियों में। फारबिसगंज में पहली बार मुहर्रम पर ऐसा पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है और ये पूरी तैयारी सीधे इशारा करती है कि अब बिहार भी धीरे धीरे योगी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। 11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यूपी में सावन में मीट मांस बैन करने की मांग उठ गई है। दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ यात्रा मार्ग पर हिंदू संगठनों ने मीट मांस बिक्री पर आपत्ति जाहिर की है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा रूट पर किसी तरह के मीट मांस की बिक्री ना हो। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर सावन में कोई मीट मांस बेचते हुए पकड़ा गया तो फिर खैर नहीं। और इसके लिए हिंदू संगठन के लोग गाजियाबाद मेरठ रोड पर हाथों में भगवा झंडा लिए भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा रूट पर निकले। इस दौरान हिंदू संगठनों ने सभी ढाबों और होटलों के सामने जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठन के लोगों ने हर होटल संचालकों से बात की और सावन में मीट मांस नहीं परोसने की अपील की। हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सावन के महीने में किसी भी होटल में मीट मांस मिला तो सीधे FIR की जाएगी। सावन लगेगा 11 जुलाई से, उस दिन के लिए हम इनको सचेत कर रहे हैं कि मीट मच्छी बिक ना जाए। अगर बिकेगी तो सदर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का रूट है, अम्बेडकर रोड है, जहाँ से कांवड़ यात्रा रहेगी वहाँ मीट मच्छी की दुकान नहीं रहेगी। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने मुस्लिम होटल संचालकों से होटल में असली नाम दिखाने की भी मांग की। संदेश साफ है कि किसी भी तरह से भोले की भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। सावन में मीट बैन की मांग उठ चुकी है।
ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को शुद्ध भोजन मिले, उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट अब विवादों में है। कुछ मौलाना, मौलवी और नेता ढाबा मालिक की पहचान से परेशान हैं और इस फैसले की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही खुद को गोपाल बताने वाले ढाबा स्टाफ की पहचान तजम्मुल के रूप में हुई, ढाबों के धार्मिक भ्रमजाल का खुलासा भी हुआ। तजम्मुल के समर्थन में खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले मौलाना आ गए और कांवड़ यात्रा के साथ नेम प्लेट वाले पैटर्न को आतंक से जोड़ दिया। नेम प्लेट सिर्फ इसलिए लगवाई जा रही ताकि शनाख्त हो कि हिंदू है कि मुसलमान है। पैंट इसलिए उतरवाई जा रही है कि शनाख्त की जाए कि हिंदू है या मुसलमान है। और ऐसे तमाम लोग, मैं ये समझता हूँ कि इनको आतंकवादी धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं, इस विवाद को समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने भी और तूल दे दिया और पहचान बताओ वाले अभियान को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। क्या किसी प्राइवेट आदमी को यह अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए? यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर, कि पैंट उतरवा के देखी गई थी और जिन्होंने अपना मुसलमान नाम बताया था और गोली मार दी गई। इस बयानबाजी के पीछे जो भी तर्क हो, लेकिन फर्क जरूर है। कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ मौलाना, मौलवी इस विवाद में एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। मुंबई में हिंदी बोलने वालों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अब ये मामला तूल भी पकड़ चुका है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर सीधा हमला बोला है। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। नितेश राणे ने क्या कहा वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए, आप पूरा मामला समझ जाएंगे। कैसे हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रही है। मीरा रोड पर मराठी नहीं बोलने पर पिटाई, धुले में ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी, तो वहीं ठाणे में हिंदी भाषी से माफी मंगवाई गई। पवई में चौकीदार को थप्पड़ मारे गए और वर्सोवा में स्टोर के कर्मचारी को पीटा गया। देखा आपने कैसे MNS और उद्धव ठाकरे के लोग सिर्फ हिंदी ना बोलने पर लोगों के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। और ये मामला आज का नहीं, कई महीनों से चल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राजन बेचारे ने अपने ऑफिस में दुकानदारों को बुलाकर पीड़ित ग्राहक से माफी मंगवाई। इस दौरान ग्राहक ने गुस्से में आकर दुकानदार को थप्पड़ भी मार दिया। तो आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब ये भी देखिए, MNS के कार्यकर्ताओं ने किस तरह मराठी नहीं बोलने पर दुकानदार को पीटा था। इस घटनाओं को लेकर मंत्री नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे दोनों की पार्टी को ललकारा और उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? तो ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ठाकरे की राजनीति अब वोट बैंक की मजबूरी बन चुकी है और क्या MNS की अस्मिता अब हिंदू हिंदी से नफरत की पहचान बन गई है। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव की रणनीति अब टेढ़ी खीर की तरह है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से भले ही स्वघोषित मुख्यमंत्री फेस बन चुके हों, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब को धूमिल करने के लिए एक और सहयोगी मैदान में है। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करती नजर आ रही है, तो उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीमांचल इलाके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव की आरजेडी को अच्छा खासा डैमेज किया था और यहीं से आरजेडी का खेल खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का मुद्दा उठाया, शरिया कानून की हवा चली, उस वोट बैंक पर पहले ओवैसी तो अब आम आदमी पार्टी भी सेंध लगाने जा रही है। आम आदमी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुस्लिम बहुल सीट पर AIMIM प्रत्याशी उतरने वाले हैं। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुकी है, तो वहीं बिहार के चुनावी मैदान में नई पार्टी जनसुराज भी ताल ठोक रही है। यानी बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अपनी ढपली अपना राग जैसे हालात हैं, क्योंकि चाहे MY समीकरण हो या दलित पर दांव, आम आदमी पार्टी की एंट्री से तेजस्वी यादव जरूर तनाव में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस लड़े। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को अलायंस से दूर रखने की बात करी गई।
दिल्ली में सपा के बजाय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़े और अब वापस से केजरीवाल कोट अनकोट महागठबंधन के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। गरीबों को और मुसलमानों को जो सम्मान नीतीश कुमार के शासनकाल में मिला है वो कभी नहीं हुआ। लोगों को भागलपुर के दंगे भी याद हैं, लिहाजा इन वर्गों को कोई नहीं न हटा सकता न भगा सकता। दिल्ली के बाद अब बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर खुद को मजबूत करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नसीब हो या ना हो, लेकिन कई सीटों पर आरजेडी का खेल जरूर खराब हो सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को संभव है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आज उद्घाटन किया, जहां एक खास किस्म के आम को देखकर उनका चेहरा जो है वो मुस्कुरा उठा। क्योंकि मौका ही ऐसा था। जिस आम पर सीएम योगी की नजर पड़ी उसका नाम ही योगी आम था। 2.5 से 3 किलो तक वजन वाले इस आम को देखकर सीएम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये सिर्फ एक आम नहीं है, ये एक प्रतीक है उस बदलाव का जो उत्तर प्रदेश की बागवानी में दिखाई दे रहा है, जिसमें परंपरा और इनोवेशन साथ साथ चल रहे हैं। इस महोत्सव में लखनऊ की दशहरी, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गर्वजीत, बस्ती का आम्रपाली और मेरठ बागपत का रटोल जैसे उत्तर प्रदेश की शान कहे जाने वाले आम से स्टॉल भी यहाँ लगाए गए। 3 दिन तक चलने वाला आम महोत्सव एक ऐसा मंच है जहाँ स्वाद और परंपरा सब एक साथ महकते हैं। ये आयोजन न सिर्फ आम के जायके की बात करता है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में थोड़ा सा संभल कर ही चलना चाहिए, क्योंकि महंगी महंगी कार वाले जब सड़क पर उतरते हैं तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। जो राजस्थान के मारवाड़ लोहावट से आई है। वीडियो में साफ दिख रहा है, एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां को बाइक पर बैठाकर धीरे धीरे जलभराव वाले रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी एक कार सवार तेज रफ्तार से गुजरने लगता है और बिना किसी की परवाह किए आगे की ओर निकल जाता है, जिसकी वजह से बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक पर बैठी महिला पानी में गिर जाती है। दरअसल बारिश के चलते सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बेटा अपनी मां को सुरक्षित ले जाने की कोशिश में लगा था। वहां मौजूद लोग बाइक सवार की मदद की जगह दूर से बैठकर इस नजारे को देख रहे थे और थार सवार की बदमाशी को कैमरे में कैद कर रहे थे। थार वाले की बदतमीजी पर वहां बैठे लोगों की हंसी छूट रही थी और गंदे पानी में गिरने की वजह से महिला के कुछ जरूरी सामान गीले हो गए थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। बाद में किसी तरह बाइक सवार वहां से निकल पाया। बाढ़ बारिश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बुरा हाल है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई पुल टूट गए हैं, सड़कें बंद हो गई हैं। छत्तीसगढ़ से सैलाब के बीच कुछ हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां गर्भवती महिला को पीठ में लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि बारिश के बाद इलाके को जोड़ने वाला पुल टूट गया और महिला को अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। ऐसे में महिलाओं ने गर्भवती को पीठ पर लाद कर नदी पार करवाया। पानी के बहाव के आगे सिर्फ इंसान ही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाचार नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा की है, जहां पर एक ट्रैक्टर नदी पार करते हुए सैलाब में फंस गया। नदी में अचानक आए पानी के आगे ट्रैक्टर भी बेबस दिखाई दिया और आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एमपी के जबलपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क पता लगा पाना मुश्किल है। सवारियों से भरे इस ऑटो को देखिए, सड़क पर बने गड्ढे पर अचानक से ये पलट जाता है। ऑटो के अंदर लोग मौजूद थे। गनीमत की बात रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। सड़कों पर गड्ढे और जलभराव की समस्या नगर निगम के दावों की पोल खोल रहे हैं। बारिश के बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका असर दिख रहा है। कावेरी नदी का जलस्तर तो इतना बढ़ गया है कि डैम से निकलता पानी दहाड़ मार रहा है, जिससे तमिलनाडु के लोग जो हैं वो खौफ में हैं। बारिश के बाद जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि डैम से छोड़ा जा रहा पानी अब बेकाबू दहाड़ बन गया है। सिर्फ घंटे भर में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और वो पानी अब तमिलनाडु की तरफ तबाही बनकर बढ़ रहा है। धार ऐसे के सामने कुछ टिक ही नहीं सकता। डैम की गेट खुलते ही पूरा इलाका कांप गया। देखिए कैसे पानी का सैलाब बह रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सफेद झाग, बेकाबू बहाव और पानी की गूंज। ना कोई दिशा बची है, ना कोई किनारा। कावेरी अब बह नहीं रही है, वो जंग छेड़े हुए है।
उफनती धारा, गूंजता गर्जन और रफ्तार ऐसी कि पत्थर तक हिल जाए। कावेरी की हर लहर अब चेतावनी है। डैम से निकली ये धार अब सिर्फ बह नहीं रही, ऐलान कर रही है। वाराणसी में गंगा नदी ने खतरे की घंटी बजा दी है। गंगा में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर का असर अब घाटों पर दिखने लगा है। हालांकि जहां स्थानीय लोग सतर्क हो गए हैं, लेकिन बाहरी श्रद्धालु घाटों पर अभी भी थोड़े से मजे में नजर आ रहे हैं और उनको एहतियात बरतनी चाहिए। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए आफत बन गया है। कई घाटों का संपर्क मार्ग भी टूट गया है। हरिश्चंद्र घाट, जहां पर चिता के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, कफन और अन्य जरूरी सामान मिलता है, वो डूब चुका है। संपर्क टूटने से कई घाटों के बीच आवाजाही बंद हो गई है। निचले इलाकों पर बनी दुकानें जलमग्न हैं। घाट किनारे की चाय, पूजा सामग्री की दुकानें सब कुछ बंद हो चुकी है। वहीं शवों के अंतिम संस्कार पर भी असर पड़ रहा है। शमशान घाट जलमग्न होने की वजह से अब सीढ़ियों पर किए जा रहे हैं अंतिम संस्कार। स्थानीय लोग घबराए हुए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है। ये यहाँ शवों को जलाने में परेशानी आएगी और ये ऊपर गली में जलता है। मुर्दा लोग लेके आते जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी कई घाटों के संपर्क टूट रहे हैं। हाँ, ये टूट जाएंगे, कल परसों में टूट जाएगा। ये विष्णु चरण पादुका है। यहाँ पे डेड बॉडी जलता है। लोग कहते हैं कि विष्णु जी अपना विमान लेके यहीं उतरे थे। अब तो पानी बढ़ रहा है, जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग ऊपर की तरफ भागते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर थोड़ा और बढ़ा तो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया जाएगा। गंगा का ये उफान सावन से पहले ही संकट बन गया है। जहां कभी श्रद्धालु डुबकी लगाते थे, अब वहां पर पानी से बचने की होड़ मची है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड्स ने खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, यातायात ठप हो गया है और इसी बीच मंडी से एक लैंडस्लाइड की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो मंडी और कुल्लू हाईवे का है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है पहाड़ से मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जब पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे तब नीचे कई यात्री मौजूद थे। इसी दौरान पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरते हुए लोगों की तरफ आ गया। जैसे ही पत्थर लोगों की तरफ गिरा, मौके पर चीख पुकार मच गई। किसी तरह से लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ कई लोग फंसे हुए हैं। दरअसल हिमाचल में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के बाद कच्चे पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लैंडस्लाइड खतरे वाले इलाकों में प्रशासन की टीम मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल की सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत ने ऐसा तांडव मचाया है कि राज्य में अब तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, 69 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं 332 स्थान ऐसे हैं जहां बिजली सेवा पूरी तरह से बेपटरी है और करीब 784 इलाके ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई बाधित है। लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में करीब 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और बाढ़ बारिश के बाद नदियां अभी भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते गैस सिलेंडर से भरा ट्रक नदी के तेज बहाव में बह गया और इसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। बीच मझधार में फंसा ट्रक एलपीजी सिलेंडरों से भरा है। धीरे धीरे ट्रक तेज धारा में यहाँ पर डूबने लगता है और कुछ सेकंड में ही पूरी तरह से ओझिल हो जाता है। लाल रंग के इस ट्रक पर एचपी गैस लिखा हुआ नजर आ रहा है। नदी के किनारे ठीक मौजूद लोग इसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और ट्रक सवार को डूबने से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने तैरकर अपनी जान बचा ली और सुरक्षित नदी किनारे पर आ गए, लेकिन इस हादसे में भारी नुकसान हुआ है। वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल है, लेकिन कुछ लोग हैं कि लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा ही कुछ किसानों के साथ हुआ है जो ट्रैक्टर से साथ पानी के तेज बहाव में बह गया। देखिए सैलाब कितना भयंकर है और अपने साथ सब कुछ बहाने के लिए तैयार है। मौके पर भीड़ भी मौजूद है और वो इसके बारे में बात कर रही है। अगर आप गौर से देखें तो शायद आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं जिसका कुछ ही हिस्सा नदी में दिख रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, हकीकत है।
बेकाबू पानी की रफ्तार और उससे भी बेकाबू इंसानी लापरवाही। दरअसल भीमलत बांध के ओवरफ्लो होने के चलते चितावा नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत से घर जाने के लिए पुलिया पार कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचा लिया। ये हादसा हर उस इंसान के लिए सबक है जो सोचता है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए पानी न किसी का सगा होता है, न बहाव में कोई फर्क करता है। अब भी वक्त है, संभल जाइए, वरना ऐसी लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश के बाद बुरा हाल है। नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश के बाद आए सैलाब में नदियों का पानी सड़कों पर है और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें हमें मिली है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, हाईवे के ऊपर सैलाब बह रहा है। मंजर ऐसा कि सड़क नहीं बल्कि नदी की तस्वीर हो। पानी का बहाव इतना तेज कि एक लग्जरी कार सैलाब में बहकर बीचों बीच फंस गई। जेसीबी की मदद से कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। सैलाब के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, डिंडोरी समेत कई जगहों जोड़ने वाला हाईवे जगह जगह पर बंद हो गया। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया है, तो कई नदियां पुल के ऊपर बह रही हैं। सड़कें बंद होने से कई जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, पुल के रास्ते जो हैं वो टूट चुके हैं और ऐसे में स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान और झारखंड से झकझोर देने वाली तस्वीरें हमें मिली हैं। तस्वीरें देखिए और सोचिए, अगर ये लकड़ी की सीढ़ी टूट गई तो क्या होगा। अभिभावक अपने बच्चों को पीठ पर लादकर सीढ़ी के सहारे पुल पर चढ़ा रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है झारखंड के खूंटी की, जहां बारिश के बाद आई बाढ़ में पुल बह गया। लेकिन पुल टूटने के बाद लोग अपनी जान के साथ साथ अपनी बच्ची की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। वीडियो धौलपुर के नुनेहरा गांव का है। यहाँ पुल नहीं होने से बच्चे नदी के रास्ते स्कूल जाते हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि एक चारपाई को नाव की तरह डिजाइन किया गया और फिर रस्सी के सहारे स्कूली बच्चे नदी पार कर स्कूल पहुँचते हैं। वैसे तो इन बच्चों को इसकी आदत हो गई है, लेकिन बरसात में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। शायद इन तस्वीरों को देख सरकार यहाँ पुल का निर्माण करवा दे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर उत्तर प्रदेश की नदियों पर भी देखने को मिला है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही उफान पर हैं और इसकी वजह से कई घाट अभी तक पानी में डूब चुके हैं। ये उसी संगम का किनारा है जहां महाकुंभ का मेला लगा था, लेकिन अब उसी संगम किनारे सभी स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जहां अब तक लोगों की भीड़ नजर आती थी, वहां गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 1-2 दिनों में पानी में तेजी से इजाफा हुआ है। नदी किनारे सभी घाट डूब चुके हैं, लेकिन कुछ अब भी जान हथेली पर रखकर गंगा किनारे डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। गंगा नदी में पिछले 4 दिनों में जल स्तर 3 मीटर तक बढ़ा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 5 मीटर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस उफान की वजह से स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदियों का जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही सतर्क पर है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस सीधे सीधे एक्शन लेती नजर आ रही है। इसमें कहीं पुलिस की गोली से गैंगस्टर घायल हो रहे हैं, तो कहीं इनामी अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। दिल्ली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, महोबा, फिरोजाबाद और कासगंज 6 शहर, एक जैसी कार्रवाई, हर जगह एक्शन, हर जगह एनकाउंटर वाला जवाब। अब अपराधी बचेंगे नहीं, बल्कि उनके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा। मथुरा में पुलिस ने 27 जून को हुए डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपने भाई और भतीजे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने काउंटर फायर के बाद घायल किया और फिर दबोचा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आधा दर्जन मुकदमों में आरोपी और कुछ घंटे पहले हत्या का प्रयास करने वाले बदमाश को पैर में गोली मारने के बाद घायल अवस्था में ही गिरफ्तार कर लिया। महोबा में भी एक्शन का वही अंदाज, गोली का सीधा जवाब। शहर कोतवाली इलाके में शातिर अपराधी आशाराम और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, जो कि पुलिस की हिट लिस्ट में था, मुठभेड़ में आशाराम के पैर में गोली लगी। फिरोजाबाद में ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है और अब गोली से जवाब मिलने लगा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद यहां शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जो अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देता था। कासगंज में 7 साल की मासूम से रेप जैसे जघन्य अपराध में आरोपी का पुलिस ने हिसाब कर दिया है। पुलिस ने पहले लंगड़ा किया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि दौड़ेगी।
दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की जब्ती का फैसला वापस ले लिया है। अब दिल्ली में गाड़ियों की उम्र के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में अब पोल्यूशन के आधार पर होगी पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पुरानी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जब्ती की कार्रवाई शुरू हो सकती है। यानी दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस लिया तो यूपी में अब इसके लिए प्लान तैयार हो गया। यानी आप यूपी में रहते हो और आपके पास भी 10 या 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद नोएडा के लिए परिवहन विभाग ने स्कैप मिशन तैयार कर लिया है। अधिकारियों की माने तो नवंबर से इस अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी, जब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने से रोका जाएगा। यानी योगी फोर्स पर पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप गैरेज पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए यूपी में 1 नवंबर से सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। समय सीमा पार कर चुकी गाड़ियां सड़कों से हटाई जाएंगी। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बैन हो जाएंगी। और 1 नवंबर से अपने गाजियाबाद और नोएडा दोनों क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की जानी है। तो इसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है वो चल रही है और इसके लिए परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगी। जहां भी टीम को पुरानी गाड़ियां दिखेंगी मौके पर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी और फिर चालान के बाद गाड़ी को स्क्रैपिंग यार्ड पहुंचा दिया जाएगा। भारत से भागकर ब्रिटेन में शरण लेने वाले पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी और विजय माल्या की एक लेविश पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लंदन में दोनों ही गलभैयां करते हुए और साथ में गाना गाते नजर आ रहे हैं। ललित मोदी ने अपने लंदन के आवास पर अपने करीबियों के लिए ये समर पार्टी रखी थी, जिसमें शराब कारोबारी और बैंक डिफॉल्टर विजय माल्या भी नजर आया। पार्टी में ललित मोदी और विजय माल्या ने साथ मिलकर आई डिड ईट माई वे गाना गाया। इस पार्टी में कथित तौर पर 300 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। आरसीबी टीम का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल भी इस पार्टी में चिल करते नजर आए। ललित मोदी ने वित्तीय गड़बड़ी के कई आरोपों के बीच 2010 में भारत छोड़ दिया था। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली में हेरफेर और फीमा के तहत आरोप शामिल हैं। 2009 आईपीएल में हुई गड़बड़ियों को लेकर ललित मोदी पर 10 करोड़ 65,50,000 का जुर्माना भी लगा था। भारत ने बार बार ब्रिटेन से उसके प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन वो अभी भी ब्रिटिश निवासी हैं। वहीं विजय माल्या 2016 से भारत से बाहर हैं। विजय माल्या को भारत ने साल 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। माल्या पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है। लंदन में भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी ने एक साथ जश्न मनाया। ललित मोदी ने खुद इस पार्टी का वीडियो शेयर किया है। Zee News।